जी नमस्कार, स्वागत है विधान एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद वापस पुनः हम लोग आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ टॉपिक को समझने के लिए। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने इससे पिछली क्लास की वीडियो क्लिप में उत्तर भारत के क्षेत्रों के इतिहास को हमने समझा था। अब हम आते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इतिहास का जो विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत पर जब आक्रमण हुआ था तो उस समय यादव वंश के 5 भाइयों में से हरिहर राय और बुक्का राय को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, उन्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। और मुसलमान बनाने के बाद वापस जब हरिहर राय और बुक्का राय मोहम्मद बिन तुगलक से गुहार लगाते हैं तो गुहार लगाने के बाद पुनः उन्हें छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जाओ और वहां से तुम हमें नजराना भेजो और वहां की देखरेख करो। तो ये हरिहर राय और बुक्का राय फिर वापस दक्षिण भारत में जाते हैं और वहां जाने के बाद इनका जो मुलाकात, इनकी जो वेट होती है, इनके गुरु विद्यारण्य नामक एक गुरु से मिलती है और उन्होंने क्या करते हैं कि पुनः इन्हें मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन करा देते हैं, अपनी शुद्धिकरण करा लेते हैं और एक नए वंश की नींव रख देते हैं, जिसे कहा जाता है ये एक नए साम्राज्य का विस्तार करते हैं जिसका नाम होता है विजयनगर साम्राज्य। उसी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य जो है कृष्णा नदी और आप देखेंगे कि इधर तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्रों में जो है ये विजयनगर का साम्राज्य था। इसी में हम देखेंगे कि इस विजयनगर पे संगम वंश का शासन चलता है शुरुआत में। उसके बाद संगम वंश को उखाड़ फेंकते हैं सलू वंश और सलू वंश के बाद आते हैं तुलु वंश और तुलु वंश तक आते आते यह जो है विजयनगर साम्राज्य पतन की दिशा की तरफ चला जाता है और उसके बाद अंतिम क्षणों में आरवीडु वंश का शासन रहता है। तो अब हम बात करते हैं संगम वंश जो है 1336 ईस्वी से लेकर 1385 ईस्वी तक का शासन चलता है। विशेष रूप से संगम वंश का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि हरिहर राय और बुक्का राय के पिता जो संगम थे उनके वंशज होने के वजह से इस वंश का नाम संगम वंश होता है। और इस विजयनगर का संस्थापक जो होते हैं वही होते हैं हरिहर राय और बुक्का राय। ये 2 भाई मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। विशेष रूप से यह 5 भाई थे और 5 भाई में जो आप देखेंगे कि सक्रिय जो थे राजनीति में हरिहर राय और बुक्का राय थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर 1336 ईस्वी में एक नए वंश की नींव रखी, संगम वंश, और एक साम्राज्य का विस्तार किया, विजयनगर साम्राज्य। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का राजधानी अन्यगोडी अथवा उसी का नाम था विजयनगर और यही विजयनगर को बाद में इतिहास में इसको याद रखने के लिए यहाँ एक क्षेत्र है हम्पी नाम का क्षेत्र। हम्पी के नाम से भी इसे जाना जाता है और यही इसकी राजधानी भी माना जाता है। इधर हम देखेंगे कि हरिहर राय यानी हरिहर प्रथम, चूंकि हरिहर के बाद और भी अन्य वंश में हरिहर नाम के व्यक्ति आएंगे जिन्हें हरिहर द्वितीय या तृतीय कहेंगे, तो पहले हरिहर राय जो थे उन्हें हरिहर प्रथम के नाम से, जो 1336 से लेके इनका शासनकाल 1356 ईस्वी तक रहता है। और इन्हीं के समय में बहमनी वंश से संघर्ष का प्रारंभ होता है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में एक तरफ हिंदू का साम्राज्य विजयनगर के नाम से चल रहा था तो वही कुछ मुस्लिमों का साम्राज्य जो है बहमनी के नाम से चल रहा था, जब तक कि आप उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। उसी के समय में ये 2 क्षेत्र का विस्तार हुआ दक्षिण भारत में। इधर हम बात करते हैं कि हरिहर राय के बाद इनका उत्तराधिकारी इनका भाई बुक्का राय होते हैं, बुक्का प्रथम। यह 1356 से लेकर और 1377 तक सक्रिय रहते हैं, जबकि इनका जो है इन्होंने बुक्का राय ने एक अपना उपाधि लिया वेदमार्ग प्रतिष्ठापक के उपाधि धारण करके इन्होंने शासन का संचालन शुरू किया था बुक्का राय ने। यह 1356 से 1377 तक रहे, जबकि 1346 में जब देखेंगे कि 1336 से हरिहर राय का शासन शुरू हुआ और 1346 से यह सक्रिय हो गए बुक्का राय
और फिर इनको शासन संभालने की जिम्मेदारी जो मिलती है 1356 में मिलती है और इन्होंने अपनी को उपाधि लिया यानी वेदमार्ग और प्रतिष्ठापक के नाम से। एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह आती है कि बुक्का राय के जो पुत्र थे, बुक्का राय के पुत्र कंपन ने मदुरई को जीत लिया। यानी यहाँ पर क्षेत्र है एक मदुरई जो बहमनी का यहाँ पर शासन चल रहा था, उस क्षेत्र को जीत लेने के बाद इसी अवसर पर इनकी कंपन की पत्नी जो थी गंगा देवी ने मदुरा विजयम की रचना की। अब आपसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि मदुरा विजयम की रचना किसने की, तो मदुरा विजयम की रचना गंगा देवी ने की। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ा और अगर डेप्थ जाया जाए तो पूछ देता है कि गंगा देवी का संबंध बुक्का से क्या था, तो यह ससुर और पतोह का संबंध था। क्योंकि बुक्का के पुत्र कंपन और कंपन की जो पत्नी थी गंगा देवी, इन्होंने ही मदुरा विजयम एक पुस्तक की रचना की जब मदुरा को जीत लिया गया। अब यहाँ पर इसके बाद इनका उत्तराधिकारी हरिहर द्वितीय होते हैं जो 1377 से लेकर और 1404 ईस्वी तक का इनका शासन संचालन चलता है। और इन्होंने हरिहर द्वितीय ने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। देखिए, जब कई ऐसे छोटे छोटे सामंत बट जाते हैं, उन सामंतों का जो एक श्रेष्ठ सामंत जो श्रेष्ठ राजा होता है, उसे वह अपने आप को महाराजा धीराज यानी राजाओं का राजा महाराजा और महाराजाओं का राजा महाराजा धीराज के नाम से इन्होंने हरिहर द्वितीय ने उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद यही हरिहर द्वितीय ने संपूर्ण दक्षिण भारत पर का साम्राज्य का विस्तार किए। किस वजह से, तो सामंत को विस्तृत करके इन्होंने जिस क्षेत्रों को विजित करके यहाँ एक छोटे सामंत इधर छोटे सामंत, यानी कि आप देखेंगे कि क्षेत्रों को दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीत कर और वहाँ पे एक सामंत बिठाते थे और सभी सामंतों का राजा के रूप में स्वयं को महाराजा धीराज कहते थे। कौन? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने दक्षिण भारत में इन्होंने विस्तार किया। इसने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को भी छीन लिया। यह बहमनी क्षेत्र में इधर आप देखेंगे कि बेलगांव और गोवा क्षेत्र बहमनी साम्राज्य में था, उसे भी इन्होंने छीन लिया हरिहर द्वितीय ने। तो यह एक प्रतापी शासक के रूप में रहे, ये किस वंश के? संगम वंश के। इसके बाद हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम का शासन आता है जो 1404 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक शासन चलता है। यह विशेष रूप से तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर का निर्माण करवाए। यहाँ पर देखेंगे कि विजयनगर और बहमनी के बीच में समय समय पर हमेशा संघर्ष चलते रहता है। किस वजह से? तो एक दोआब क्षेत्र है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी। यह कृष्णा नदी ऊपर जा रही है और इसके बाद इधर आ पाएंगे तो तुंगभद्रा नदी। ये दो आब यानी दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है जिसे रायचूर क्षेत्र कहते हैं, यही रायचूर क्षेत्र जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी, इस उपजाऊ भूमि के लिए बहमनी भी यहाँ पर अपने दावेदारी करता था और विजयनगर भी अपनी दावेदारी करता था। तो विजयनगर और बहमनी के बीच इस क्षेत्र के लिए हमेशा से संघर्ष चलते रहा। और इसी के समय में देखेंगे कि हरिहर द्वितीय के समय में बेलगांव और गोवा को छीनकर और उसके बाद वहां पर अपनी विजयनगर की जो है साम्राज्य का विस्तार किया गया। और देवराय प्रथम जो थे, यही तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर यह पहली बार इधर दक्षिण क्षेत्र में नहर का निर्माण करवाए। इन्हीं के समय में देवराय प्रथम के समय में एक इटली यात्री आते हैं, नाम है निकोलस कोंटी। क्वेश्चन आपसे आता है कि दक्षिण भारत पर पहली बार इटली यात्री कौन आया था? तो निकोलस कोंटी आया था। यह किसके समय में आया? तो देवराय प्रथम के समय में आए थे विजयनगर में। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी देवराय द्वितीय होते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक
ये सुलु आप देखेंगे संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक जो होते हैं देवराय द्वितीय, इन्होंने गजवेटकर की उपाधि धारण की। यानी गजवेटकर हाथियों का शिकार करने वाला जो राजा होता था उसे गजवेटकर कहा गया, और यह हाथी का शिकार करने वाले राजा थे देवराय द्वितीय। इन्होंने गजवेटकर की उपाधि धारण की। इमाड़ी देवराय के नाम से यह प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के समय में देखिएगा, देवराय द्वितीय के समय में एक फारसी यात्री आते हैं अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है फारसी यात्री था जो विजयनगर पर आते हैं देवराय द्वितीय के समय में। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि पहली बार विजयनगर में फारसी यात्री कौन आया था, तो यह था अब्दुल रज्जाक। किसके समय में आया, तो देवराय द्वितीय के समय में आया। यही देवराय द्वितीय के समय में तेलुगु कवि श्रीनाथ इनके दरबार में कुछ दिनों तक रहे। यह तेलुगु कवि, इसके बाद देखेंगे कि तमिल क्षेत्रों में जो है कवि का जो है साहित्य का विकास धीरे धीरे होना प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर दूसरा वंश आ जाता है सालू वंश। इनके बाद सालू वंश की नींव होती है और सालू वंश के संस्थापक सालुव नरसिंह होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके जो है देवराय द्वितीय के साले जो थे, यह साले के नेतृत्व में एक फिर शासन का संचालन प्रारंभ हुआ और वही थे नरसिंह इनके साले, और इन्होंने नए वंश की नींव रख दी सालू वंश की, जो सालू नरसिंह कहे गए। इन्होंने इमाड़ी नरसिंह इस वंश का अंतिम शासक था और इन्होंने एकदम सालू वंश में देखिएगा कि क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ, एकदम जैसा जिस तरीके से क्षेत्र था उतना ही क्षेत्र तक रहा। इन लोगों ने सिर्फ इसका उपभोग किया, विकास नहीं किया। इसके बाद दूसरा वंश आता है तुलु वंश। ये तुलु वंश में क्षेत्र का साम्राज्य का विस्तार होता है 1505 ईस्वी से लेकर और 1570 ईस्वी तक इन तुलु वंश का शासन चलता है। इसमें इनके संस्थापक वीर नरसिंह होते हैं, जो इसके बाद उनका छोटा भाई राजा बनता है। और ठीक इसके बाद इसमें जो तुलु वंश में सबसे प्रतापी शासक जो हुए वह हुए कृष्णदेवराय। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो कृष्णदेवराय जो है 1509 ईस्वी से लेके 1529 ईस्वी तक का शासन चलता है। देखिए, इतिहास में तिथि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतिहास में फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट की जानकारी हम दे रहे हैं कि कृष्णदेवराय, अब कह दे कि तुलु वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था जिसने क्षेत्र का साम्राज्य का विस्तार किया, तो यहाँ प्रश्न बनेगा, उत्तर बनेगा कृष्णदेवराय। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है तिथि से बहुत कम आता है, उसके फैक्ट से ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन? तो कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय ने इनकी चर्चा, कृष्णदेवराय की चर्चा बाबर अपनी कथा बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, और उस अपनी आत्मकथा में इसकी चर्चा करते हैं कृष्णदेवराय की। यहाँ आप देखेंगे कि गोलकुंडा का युद्ध उसने कुतुब शाह को पराजित किया। अब यह कुतुब शाह जो था बहमनी का शासक था कुतुब शाह। गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच होता है और कुतुब शाह को कृष्णदेवराय पराजित करते हैं। इसके बाद कृष्णदेवराय ने स्वयं को आंध्र भोज, अभिनव भोज इत्यादि उपाधियों से अपने आप को नवाजित करते हैं। तो यहाँ एक और प्रतियोगिता में प्रश्न आ जाता है कि आंध्र भोज किसने अपने आप को उपाधि धारण की, तो कृष्णदेवराय। अभिनव भोज किसने अपने आप की उपाधि धारण की, तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने तेलुगु साहित्य, इनके समय में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, क्योंकि इसी तुलु वंश में जो कृष्णदेवराय के शासन संचालन के समय में तेलुगु साहित्य का विकास होता है। इनके समय में कवियों का जो है आप देखिएगा कि इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज मतलब 8 कवियों का एक सम्मेलन हमेशा इनके दरबार में लगा रहता था। जैसे आप देखेंगे अकबर के समय में नवरत्न मिलेंगे, कनिष्क के समय में नवरत्न मिलेंगे, वैसे ही कृष्णदेवराय के समय में इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे, यानी 8 कवि रहते थे, 8 विद्वान रहा करते थे।
और यही इन्हीं के समय में हमने स्टोरी सुना होगा तेनालीरामन का। रामकृष्ण उसी के दरबार में रहते थे, यानी आप कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम रहते थे। कृष्णदेवराय ने स्वयं एक साहित्य की रचना करते हैं, नाम है अमुक्तमाल्या। यह तेलुगु की रचना स्वयं कृष्णदेवराय करते हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि अमुक्तमाल्या की रचना किसने की? तो कृष्णदेवराय ने की। कृष्णदेवराय के समय में साहित्य का बहुत बड़ा विस्तार होता है दक्षिण भारत में, तेलुगु साहित्य का। और कृष्णदेवराय में क्लासिक युग भी कहा जाता है तेलुगु साहित्य का। उनके समय में कृष्णदेवराय ने हजारा एवं पिट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन आया कि पिट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासन में हुआ? तो कृष्णदेवराय के समय में। हजारा मंदिर का निर्माण किसके शासन में हुआ? विजयनगर में। तो कृष्णदेवराय के समय में हुआ। अब इसके बाद इन्हीं के समय में देखिएगा कि एक पुर्तगाली यात्री आते हैं जिनका नाम है डोमिगोस पायस और बारबोसा। हालांकि प्रश्न आता है कि भारत में पहला पुर्तगाली कौन आया था? तो आपको याद होगा कि 1498 में सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था। लेकिन विजयनगर में जो पुर्तगाली आया था दरबार में, यानी एक राजदूत बन के, वह था डोमिगोस पायस और बारबोसा। देखिए प्रश्न घुमा के पूछता है और वहां पर ऑप्शन में आपको वास्को डी गामा भी डाल देगा, आप वहां पे मिस्टेक कर जाइएगा। हालांकि पहला भारत में पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा, जबकि विजयनगर में कृष्णदेवराय के दरबार में एक दूत बन के जो पुर्तगाली आया था वह था डोमिगोस पायस और बारबोसा। याद रखेंगे। इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमने नोट डाउन किया और यहां से क्वेश्चन निश्चित आता है कि राक्षसी एवं तांगरी युद्ध या तालीकोटा का युद्ध किसके समय में हुआ? तो कृष्णदेवराय के समय में हुआ और यही विजयनगर के पतन का मुख्य कारण भी बना। यानी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है और तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य जो था वह धीरे धीरे जब युद्ध होता है उसके बाद चूंकि विजयनगर यहाँ पर पराजय हो जाते हैं कृष्णदेवराय। कारण क्या था कि बेचारा एक राजा नाम है कृष्णदेवराय और इधर बहमनी के कुल 5 राजा। अब देखो मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं कि 4 राजाओं के साथ युद्ध होता है, जबकि हिंदू इतिहासकार बताते हैं कि इसके साथ 5 राजाओं का युद्ध होता है। अब बहमनी में आप देखेंगे कि छोटे छोटे 5 राजा यहाँ थे, जिसमें एक बरार राजा जो था इसको मुस्लिम इतिहासकार छोड़ देते हैं और हिंदू इतिहासकार इसको भी कहते हैं नहीं, बरार भी विजयनगर के साथ युद्ध करता है तालीकोटा के साथ। तो अब समझ लो कि एक अकेला राजा और 5 राजाओं के साथ उसका युद्ध होता है तालीकोटा में और यहीं पर जो है विजयनगर हार जाते हैं, पराजय हो जाता है विजयनगर और यहाँ से इसका पतन प्रारंभ हो जाता है। यही बात आप समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565। ये तिथि याद रखें। तालीकोटा का युद्ध किसके समय में हुआ? तो कृष्णदेवराय के समय हुआ। ये पॉइंट याद रखें। तालीकोटा का युद्ध किस वंश के समय में हुआ? तुलु वंश के समय में हुआ। और किन 2 साम्राज्य के बीच हुआ? तो बहमनी और विजयनगर के बीच हुआ। तो यह बात ध्यान रखेंगे कि इसे राक्षसी एवं तांगरी का भी युद्ध कहते हैं और तालीकोटा का भी युद्ध कहते हैं। मुझे लगता है, उम्मीद कि ये आपको ध्यान में आ गया होगा। 1-2 बार देखिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि यही तुलु वंश में अंतिम शासक होते सदाशिव और इसके समय में मंत्री राम राय होते हैं। तो सिर्फ ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है कि तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं राम राय। और इसके बाद आप देखेंगे कि चूंकि पतन के कगार में गया तो अंतिम समय में एक अंतिम वंश आता है विजयनगर में, अरविड वंश। यही राक्षसी तांगरी युद्ध के बाद यानी तालीकोटा का जो युद्ध होता है, इस तालीकोटा के युद्ध के बाद अब विजयनगर की राजधानी विजयनगर नहीं रही और वह राजधानी चला गया पेनुगोड़ा में। और पेनुगोड़ा जो कि बहमनी का क्षेत्र था, यहाँ पर आ जाता है
और इसके बाद यही विजयनगर अभी भी चल रहा है, लेकिन विजयनगर के नाम पर नहीं चल रहा है, बहमनी के नाम पे चल रहा है। और यहाँ पर एक दूसरा वंश आता है आरवीडू वंश, जो कहता है विजयनगर है। आरवीडू वंश जिसके संस्थापक तिरुमल होते हैं और अपनी राजधानी कहाँ लेके चले गए, तो पेनुकोडा में लेके चले गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये विजयनगर साम्राज्य आप समझ चुके होंगे। इसके बाद अगले क्लास की वीडियो में हम लोग समझेंगे बहमनी साम्राज्य के जो 5 जो प्रमुख राजा थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हमारा मध्यकालीन भारत आपको आसान लगने लगेगा, समझ में आएगा। मिलते हैं अगले क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करते। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आए और कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।